जी बिल्कुल, स्वागत है आपका मिड कैप मसाला में। मैं हूं शरद दुबे और ऑफ कोर्स मार्केट्स के जो है बारे में बात करने वाले अगले आधे घंटे में, खासकर की कमाई के मौके कहां से आते हैं। और याद रखिए यहां पे जो है न्यूज़ बेस्ड मोमेंटम और आपका जो है अर्निंग्स जो है उस पर भी फोकस रहने वाला है। बाजार पे एक बार चेक ले लेते हैं। बाजार ऑफ कोर्स गिरावट से ही शुरुआत हुई थी, गैप डाउन ओपनिंग थी, लेकिन यहाँ पे देखें तो निफ्टी जो है लगभग 1% डाउन है, 24,000 के लेवल्स के ऊपर है। 23,800 का जो लेवल है अभी तक नहीं गिरा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट लेवल है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। निफ्टी बैंक को भी एक बार डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो है वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है। एंड ऑफ कोर्स ये जो वॉलेटिलिटी है विक्स, ये भी जो है बढ़ चुका है। ये कल भी विक्स लेवल से आधा घंटे के ट्रेड में जो है इंक्रीज हुई है और अब जो है देखे वहाँ पे विक्स में भी अच्छी सी जो है आप देख सकते तेज़ी देखने मिल रही है। तो ओवरऑल जो है अभी भी जो है मिले जुले संकेत आ रहे हैं, बाजार में वॉलेटिलिटी बढ़ा है। और एक बार निफ्टी मिड कैप के बारे में बात कर लेते हैं। निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स जो हमने ब्रॉडर इंडेक्सेस कहते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो ब्रॉडर इंडेक्सेस में भी जो है सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। कल थोड़ी सपोर्ट आई थी, लेकिन आज भी देखें तो ओवरऑल जो है यहाँ पे जो है लाल निशान में ही है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स को भी एक बार जो हम लोग स्क्रीन पे लाते हैं। ऑफ कोर्स थोड़ी रिकवरी जो है मार्केट कोशिश कर रही है, बट थोड़ी सी गिरावट आ रही है, तो वो एक रेंज में फंसी हुई है। और अगर हम बात एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, तो वहाँ पे जो है नज़र रहने वाली है। डायरेक्टर साहब एक बार एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है स्क्रीन पे एक बार लेके आइए, हम आपको बताते हैं यहाँ पे कहाँ पे एक्शन आपको एक्चुअली देखने मिल रहा है। तो अभी देखें तो एफएनओ बाजार में जो है ऑलमोस्ट 1:3 रेशियो जो है डिक्लाइन के फेवर पे है। एनएसई की बात करें तो ओवरऑल जो है हम कह सकते हैं 1:4 का जो रेशियो है डिक्लाइंस की तरफ से। तो ऑफ कोर्स बेंचमार्क इंडेसेस और ब्रॉडर इंडेसेस में बुल्स का पलड़ा जो है कम है। चलिए अब जो है हम जो है अब 3 अहम मिड कैप्स को भी फोकस कर लेते हैं, जो हमारे मिड कैप एक्शन वाले शेयर्स हैं उन पे नज़र डालते हैं। सबसे पहले जो है हम बात करने वाले हैं आपके स्टॉक का, आपका यूनियन बैंक का नतीजों के बाद जो है यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो बढ़ोतरी हुई है, एसेट क्वालिटी में भी सुधार आया है। वही मुथूट माइक्रो की बात करें तो कमज़ोर नतीजे से शेयर लगभग 10% टूट चुका है, ये बड़ा आंकड़ा है। और एमएनएम फाइनेंशियल राइट्स इशू का जो है फोकस रहने वाला है, 4% फिसला है, ज़्यादा डिस्काउंट पर राइट्स इशू आया है, तो उसके कारण जो है दबाव देखने मिल रहा है, निवेशकों को यहाँ पे जो है चोट लग रही है। लेकिन अब हम बात करेंगे तो अगले 3 घंटे का क्या ट्रेड रहेगा, उस पर हमारी नज़र रहेगी। तो बिल्कुल अगले 3 घंटे के ट्रेड में हमारे साथ जुड़े चंदन तापड़िया, मैन ऑफ मोतीलाल ओसवाल। एंड ऑफ कोर्स सर, अभी बाजार जो है देखा जाए तो यहाँ पे एक्शन ज़्यादा नहीं लेने की जो है बड़े लोगों से राय आ रही है, और थोड़ी रेंज बाउंड भी थोड़ी लग रही है, पर टुवर्ड्स द आप कह सकते हैं रेड साइड है। तो चंदन सर, यहाँ पे करंट लेवल्स पे हमें क्या करना चाहिए या कुछ नहीं करना चाहिए, ये बताएं। निफ्टी और निफ्टी बैंक के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स लग रहे हैं और क्या एक्शन हो सकता है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो वीकेंड है और ऐसा वीकेंड है जब सीमा पार थोड़ा तनाव देखने को मिल रहा है। आज के दिन मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुआ, विक्स में सर्ज देखने को मिला। अच्छी बात है कि निफ्टी कहीं ना कहीं 24,000 के साइकोलॉजिकल जोन को होल्ड कर रहा है, बट उससे ज्यादा कंसर्न ये है कि बाउंस नहीं आ रहे और वीकेंड है और 2 दिन कुछ भी यदि तनाव बढ़ा तो बाजार उसको रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। वहीं कहीं ना कहीं ट्रंप के कमेंट से भी भारतीय बाजार है वो थोड़े बहुत प्रभावित रहेंगे। तो जो 20-21 का विक्स है वो भी साफ संकेत दे रहा है कि थोड़ी बहुत उठापटक इंडाइसिस में हो सकती है। तो इंट्राडे के लिए नहीं मालूम कितना रिकवरी होगा, बट यदि बाजार नहीं रिकवर हुआ तो टुवर्ड्स द क्लोज शायद थोड़ा और प्रॉफिट बुकिंग हो, क्योंकि लोग वहां पे अपनी पोजीशन को हल्की करते हुए नजर आएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि 23,850 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे गया तो ये बाजार का शॉर्ट टर्म का ट्रेंड है वो चेंज होता हुआ नजर आएगा। बट इंट्राडे के लिए भी ध्यान रखें, 24,250 और 24,444 दो अहम लेवल है, इनके ऊपर निकलेगा तभी बाजार में स्ट्रेंथ बनेगी। तो मिक्स सेट ऑफ क्यूज है, 23,850 से लेके 24,250 को एक इमीडिएट दायरे के तौर पे आपको काम करना चाहिए। इंट्राडे स्ट्रक्चर वीक है तो सेल ऑन बाउंस भी कर सकते हो, बट ध्यान रखें ज्यादा सेल ऑफ भी नहीं मिलेगा, बाउंस तो ही सेल ऑफ बनने के चांसेस बनेंगे। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी पिछले 13-14 दिनों में 54,000 से लेके 56,000 के दायरे में कामकाज कर रहा था। आज उस रेंज का ब्रेकडाउन देखने को मिला और अब 54,000 एक हर्डल का काम कर रहा है। अब ऐसा मान रहे हैं कि जब तक 54,000, 54,250 नहीं निकलता है, यहाँ पे थोड़ा सा दबाव रहेगा और नीचे में कहीं ना कहीं 53,250 से लेके 53,000 तक जा सकता है। तो बैंक निफ्टी का रेंज पूरा नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, विक्स कूल डाउन नहीं हो रहा है, निफ्टी भी 24,000 के आसपास मंडरा रहा है।
तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अपसाइड में केप है, और स्पेशली जब ग्लोबल मार्केट और जियोपॉलिटिकल कंसर्न है तो इन चिंताओं के चलते लोग अपनी पोजीशन लाइट ही रहेंगे। बट उसके साथ ही अच्छी बात ये है कि सिलेक्टिव सेक्टर अच्छा कर रहे हैं, जैसा कि डिफेंस, कुछ ऑटो एंसिलरीज, या फिर कुछ गोल्ड ज्वेलरीज वाले काउंटर, तो वहां पे फोकस रखना चाहिए और दोनों इंडाइसेस में पोजीशन हल्की रखनी चाहिए। बिल्कुल, दोनों ही इंडिसेस में पोजीशन हल्की रहेगी है ना। सेल ऑन बाउंस निफ्टी के लिए राय है, ज़्यादा एक्शन भी नहीं आ रहा है, और गेस यही बता रहे हैं कि अभी भी ये जो डेवलपमेंट्स आ रही है विक्स लेवल्स पे भी नज़र है, और ऑफ कोर्स डॉलर इंडेक्स पे भी नज़र है, इमर्जिंग मार्केट्स का इम्पैक्ट है, रूपी भी जो है वॉलेटाइल हो गया है 2 सेशन से। तो बहुत सारे मैक्रो फैक्टर्स देखते हुए जो है आप जो है अपने ट्रेड्स लें, एंड ऑफ कोर्स वित्तीय सलाहकार से भी पूछे। लेकिन चंदन, आपके ट्रेड्स क्या है, ज़रा बताएंगे आज के दिन के ट्रेड में? ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी बहुत आ रही है, लेकिन आपके क्या ट्रेड्स होने वाले हैं? देखिए, ट्रेड के लिहाज से आप बात करोगे तो मैं फोकस कर लेता हूँ एलएनटी ट्रेड के तौर पे, और एलएनटी पे ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद में मैं सिलेक्टिव डिफेंस के काउंटर पे फोकस करूंगा। डिफेंस पे हमने यहाँ पे HLBL की बात की, मैं अब नए ट्रेड के तौर पे HL पे सिलेक्ट करना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो मैं एलएनटी के लेवल्स की बात करूं, यदि मौजूदा प्राइस से, तो लार्सन एंड ट्यूब्रो पे खरीदारी की सलाह रहेगी। सपोर्ट अब हम रखेंगे लगभग 3375 के आसपास, ऊपर में 3570 तक के टारगेट। और HL की बात करें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वहां पे एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न है, पॉजिटिव गैप अप ओपनिंग के बाद में कंसोलिडेट हो रहा है, हल्के से डिप में खरीदारी की सलाह रखेंगे। 4400 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 4650 तक के टारगेट बनेंगे। तो LNT HAL दो ट्रेड रहेंगे, कहीं ना कहीं डिफेंस रिलेटेड सेगमेंट पे फोकस रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। बिल्कुल, डिफेंस में भी जो है ऑफ कोर्स खास करके बात करिए, डिफेंस स्टॉक्स में भी एक तेज़ी देखने मिली है। डायरेक्टर साहब, थोड़े डिफेंस के स्टॉक्स में देखिए, वहाँ पे मोमेंटम आ रहा है। HAL सबसे पहली पिक रहेगी चंदन सर की, लेकिन दूसरा वाला LNT पे है। LNT देखिए अब जो है अपने डेज हाई लेवल्स को मेंटेन करके रखा है। नंबर्स के मैं थोड़ा बता लेता हूँ कि ओवरऑल नंबर्स जो है इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। कुछ कुछ इंप्रूवमेंट उनके ऑपरेशनल पैरामीटर्स में आए हैं, जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ है। बट जिस तरह मार्केट में है, इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स भी अगर ऐसे वीकर मार्केट्स में आते हैं तो मार्केट उसको रिवॉर्ड करती है। सबसे बड़ा इंफ्रा कंपनी है, एंड ऑफ कोर्स जो इनके बाहर के ऑर्डर्स है उसको लेके कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किस तरह फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट आए। और FY26 की भी गाइडेंस जो है डिसेंट दी है, ज़्यादा गाइडेंस उतना भी नहीं दिए क्योंकि ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी है, लेकिन ओवरऑल जो है एक स्टेबल थम्स अप एनालिस्ट और ब्रोकिंग हाउसेस से LNT को मिला। और स्टॉक देखिए आज 3440 के लेवल्स के ऊपर है। तो ये तो चंदन सर के पिक्स हो गए, और उनका क्या क्या मोमेंटम है, फंडामेंटल है, और जो है आपका टेक्निकल्स है, वो मैं आपको बता दिया। लेकिन एक और लिस्ट है मिड कैप एक्शन वाले स्टॉक्स है, कौन से स्टॉक्स में तेज़ी हुई है और कहाँ पे गिरावट हुई है, हम उसको सबको पिकअप करते हैं और उनके क्या रीजंस हैं मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। यस बैंक की बात करें, मिड कैप में तेज़ी वाले शेयर्स में, यहाँ पे जो है ऑफकोर्स बात हो रही है स्टेक की, कि यहाँ पे जो स्टेक है 20% स्टेक ET की खबर आ रही है कि आपको जापानीज़ बैंक्स में आ सकती है। भारत डायनेमिक्स और में अच्छी मोमेंटम है, 6% स्टॉक लगभग ऊपर है। और यहाँ पे ऑफ कोर्स डिफेंस का एंगल है, और यहाँ पे यूसेज जो है डिफेंस कंपनीज़ की जो है, या इंक्वायरीज या ऑर्डर बुक, उस पर भी नज़र रखिएगा, बड़े बड़े ऑर्डर्स आ सकते हैं। और इस लिस्ट में ऑफ कोर्स IIFL फाइनेंस और SRF भी शामिल है, जहाँ पे बाइंग हो रही है। कोरोमंडल अर्निंग्स का इम्पैक्ट आया है, यहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स थे, बट यहाँ पे अच्छी बाइंग आ रही है। पेट्रोनेट LNG भी देखिए तो उतना पीछे नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया में भी मोमेंटम देखने मिल रहा है, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पे गिरावट आ रही है। MCX लेते हैं सबसे पहले, यहाँ पे नंबर्स तो ऑप्टिकली अच्छे लग रहे थे दिन में, बट इंटरनल्स और एस्टिमेट्स जो था उससे जो है कम आया था। तो आज देखें MCX में बिकवाली हो रही है। वही सोनाटा सॉफ्टवेयर, छोलामंडलम, रेमंड में भी जो है सेलिंग बढ़ गया है। अपोलो टायर्स, प्रेस्टीज एस्टेट्स, ये थोड़े से बड़े नाम हैं, ये भी सरप्राइजिंगली जो है यहाँ पे भारी गिरावट आ रही है। कुछ मुनाफा वसूली भी देखने मिल रहा है प्रेस्टीज एस्टेट्स में, जिस तरह हमने थोड़ी सी रियल्टी स्पेस में जो है आप तेज़ी देखी थी। NHPC यहाँ पे देखें तो लगभग 3% गिरा। जिंदल सौ नतीजे जो है जो है आप कह सकते हैं वीक साइड पे थे, उसके कारण जो है लगभग 4% गिरावट आया है। चंदन सर, यहाँ से मैं 2 स्टॉक्स पिक करने वाला हूँ। एक रहेगा ऑफकोर्स जेंटेक माफ़ करिएगा, बैंक ऑफ इंडिया रहेगा। यहाँ पे जो है ऑफकोर्स कुछ अनाउंसमेंट्स भी आ रहे थे, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स की डेवलपमेंट्स भी हुई थी।
तो अगर बैंक ऑफ इंडिया को देखना भी है, पीएसयू स्टॉक्स को देखना है, दीज आर जनरली डोमेस्टिक फेस्ड वाले कंपनीज होते हैं, और जब भी जो है बाज़ार में वॉलेटिलिटी आता है तो जो डोमेस्टिक फेसिंग कंपनीज होते हैं वहाँ पे एक फ़्लाइट टू सेफ्टी देखा जाता है। तो इसी रीज़न पे अगर डोमेस्टिक फेसिंग कंपनी को आपको पिकअप करना पड़ेगा, बीट पीएसयू बैंक्स या कंजम्पशन, तो किसको पिकअप करेंगे और किसके जो है इंपॉर्टेंट अट्रैक्टिव लेवल्स लगेंगे, ज़रा बताएं। बिल्कुल, मैं बैंक ऑफ इंडिया पे फोकस करूंगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आज से 15-20 दिन पहले इस काउंटर ने 103 का बेस बनाया और वहां से 100 लगभग 21 तक का रैली दिखाया। आज के दिन गैप डाउन ओपनिंग के बाद में 104 के हायर बेस बनाए और वापस रिकवरी दिखा रहा है। हालांकि पिछले काफी देर से ये कंसोलिडेट हो रहा है, बट सपोर्ट इंटेंट है, तो इसके चलते मेरा मानना है कि 107 का सपोर्ट यूज करना चाहिए। ऊपर में 116 तक के लेवल बैंक ऑफ इंडिया में बन सकते हैं। और एक बार अपोलो टायर्स को भी लेके आते हैं चार्ट में। यहाँ पे ऑफकोर्स नंबर्स तो उतने खास थे नहीं, जो क्रूड का गिरावट आया उसका बेनिफिट जो है अभी तक कंपनी के पास आया नहीं है, रिप्लेसमेंट डिमांड भी उतना स्ट्रेंथ नहीं आया है। अपोलो टायर्स एक बार स्क्रीन पे लाते हैं डायरेक्टर साहब, यहाँ पे देखें तो आज दिन के ट्रेड में भी लगभग 5% की गिरावट दिन के लोज में आ रही है, 460 के लेवल्स के पास है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस लगा सकते हैं चंदन सर अपोलो टायर्स के लिए? देखिए, 2 दिन पहले मोस्ट ऑफ द टायर कंपनीज में काफी अच्छी रिकवरी हुई थी और अपोलो टायर ने अपना जो एक मेजर हर्डल था 440, वो निकालने के बाद में ऊपर में 480 तक का रनअप देखा। बड़ा मोमेंटम फिजल आउट हो चुका है। देखिए, 2-3 चीज टायर स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। पहली, रबड़ के प्राइस लोवेस्ट लेवल पे जा रहे हैं, क्रूड गिर रहा है, यूएसडी आईएनआर संभल रहा था, बट 2 दिनों में जिस हिसाब से यूएसडी में वापस मूवमेंट हुआ, क्रूड की वॉलिडिटी बढ़ रही है, तो उसके चलते टायर में थोड़ा सेटबैक देखने को मिला है। मेरा मानना है कि थोड़ा और डिप बनेगा। नीचे के लेवल पे हम देखें तो 445 440 ये मेजर सपोर्ट रहेगा, क्योंकि ये वही जोन है जहां से ब्रेकआउट हुआ था और अब वही जोन वापस एक सपोर्ट का काम करेगा। बट 440-45 जाए, इसका मतलब है 3-4% और करेक्ट हो सकता है, तो उतनी गुंजाइश यहाँ पे बन रही है। मेरा मानना है कि 473 इमीडिएट हर्डल का काम करेगा, नीचे में 445 440 के सपोर्ट को रिटेस्ट करने के लिए। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट लेवल्स है अपोलो टायर्स के लिए चंदन सर बताते हुए। लेकिन धन्यवाद चंदन सर, आपने समय निकाला और हमें जो है इंपॉर्टेंट जो है गाइडेंस दी स्टॉक्स को लेके, मार्केट्स को लेके। धन्यवाद सर और जय हिंद। चलिए अब चलते हैं ऑप्शंस के चैंपियन के सेगमेंट में, और यहाँ पे जो है सचिन गुप्ता 5 पैसे कैपिटल, इनके जो है इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कॉल्स ले सकते हैं। तो ऑफकोर्स देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या अहम चैंपियंस के ऑप्शंस के चैंपियन हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पे देखेंगे बाई आया एल&टी का। थोड़ी देर पहले चंदन सर ने भी जो है एल&टी के बारे में कहा था। 3460 के लेवल्स का जो है कॉल ऑप्शन खरीदारी है। 81 रुपीज़ का ये टोटल जो है ऑप्शन है। स्टॉप लॉस 50 रुपये का है। टारगेट ध्यान से देखिए 133 रुपये का है। अधिकतम मुनाफा अगर इस ट्रेड के बारे में बात करें तो लगभग 7,800 रुपये का आता है, और जो अधिकतम नुकसान है वो लगभग 4650 लेवल्स का है। तो नेट देखा जाए तो 3:2 का जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, ये आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं। लेकिन याद रखिए, जब भी वायदे बाजार के आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो याद रखिए एक जोखिम होता है, और जब भी आप ये काम करें तो अपने वित्त सलाहकार से ज़रूर जो है सलाह मशवरी करें। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब आप F&O ट्रेड करते हैं। लेकिन चलिए अभी वापस से एक बार मार्केट का चेक ले लेते हैं। अभी भी जो है कह सकते हैं निफ्टी थोड़ी फ्लैटिश ही है, टुवर्ड्स द लोअर साइड है, ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने मिला है, तो उस पर जो है हमारी नज़र रहेगी। लेकिन चलिए अब जो है बाइकॉन पे फोकस करते हैं। बाइकॉन ने अपने चौथे तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CEO और MD श्रीहास तांबे जुड़े हैं। नमस्कार श्रीहास जी। सबसे पहला सवाल है कि ये क्वार्टर और ये साल बाइकॉन के लिए कहेंगे, खास करके जेनरिक और बायोसिमिलर यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन हुआ है, क्या चल रहा है कंपनी के बारे में ज़रा बताएं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। और आपने जैसा कहा बिल्कुल सही, ये पूरा साल काफ़ी अच्छा रहा बायोकॉन बायोलॉजिक्स के लिए। और फुल ईयर बेसिस पे हमारी जो परफॉर्मेंस रही है 9,000 करोड़ से ज़्यादा रेवेन्यू परफॉर्मेंस रहा है। 15% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रही है। और ये सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है, इसके साथ में एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी भी आई है, जो 2,000 करोड़ के करीब एबिटा रहा है। दैट इटसेल्फ इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। तो फाइनेंशियली ये साल अच्छा रहा। बट अगर ये परफॉर्मेंस को थोड़ा नज़दीकी से देखा जाए तो एक बात और बताता है कि ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ही नहीं है, बल्कि
चारों क्वार्टर्स में सीक्वेंशियली हर क्वार्टर में ग्रोथ रही है। तो ये बताता है कि जिस साल में हमारे पास नया प्रोडक्ट हमने लॉन्च नहीं करा, उसके बावजूद भी ग्रोथ एक स्टेडी तरीके से आती रही है, और ऑन अ फुल ईयर बेसिस हमने 15% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर हम कर पाए हैं। सो काफ़ी संतुष्ट हैं हम इस फिजिकल 25 के चलते, जहाँ पे ये एक साल हमने पूरा किया एज अ फुली इंटीग्रेटेड कंपनी। आफ्टर वी कंप्लीटेड द एक्विजिशन, उसके बाद हमारा एक पूरा साल हम खुद बिजनेस हमने चलाया, जहाँ पे हमने डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शलाइजेशन तीनों चीज़ें एज बायोकॉन बायोलॉजिक्स करी। तो काफ़ी सेटिस्फाइंग रहा है ये साल। और मेरे ख्याल से यही एक रीज़न है कि आप एक फुली इंटीग्रेटेड प्लेयर जब बन जाते हो, तो आपके पास वो सारी लीवर्स, सारी कैपेबिलिटीज आ जाती है कि आप अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से ग्रो कर पाओ। और ये आपको देखने को मिला है फिजिकल 25 में। जी बिल्कुल श्रेयस जी, लेकिन कंपनी के जो बायोसिमिलर का जो है पूरा बिजनेस है, इसमें जो है आपने एक इम्प्रेसिव मार्केट शेयर बना लिया है ग्लोबली। जहाँ तक हमें पता है कि 4 बायोसिमिलर्स तो है, 5वां वाला का भी जो है लॉन्च अभी जस्ट हुआ है यूएस मार्केट में। तो वित्त साल 2026 के लिए आपका बायोसिमिलर सेगमेंट पे क्या जो है गाइडेंस बनता है, ओपिनियन बनता है, ज़रा बताएं दर्शकों को कि क्या क्या कंपनी के प्लान्स है बायोसिमिलर सेगमेंट में। देखिए, कोई स्पेसिफिक गाइडेंस तो मैं देना नहीं चाहता, क्योंकि वो सही नहीं होगा। लेकिन आपने जैसे सही कहा कि आगे 4 प्रोडक्ट हम पहले कर रहे थे, 5वां प्रोडक्ट अभी जुड़ गया है, और आगे हम 4 और प्रोडक्ट्स इसमें ऐड करने जा रहे हैं। तो जिस साल को अभी हमने डिस्कस करा, जिस नंबर्स मैंने आपको बताया फिजिकल 25, उसमें कोई नया प्रोडक्ट हमने लॉन्च नहीं करा था, क्योंकि हम यूएस एफडीए के अप्रूवल की वेट कर रहे थे। तो उसमें कोई नया लॉन्च नहीं था। और अभी जबकि यूएस एफडीए ने हमारी फैसिलिटीज और नए प्रोडक्ट्स अप्रूव कर दिए हैं, तो और नए नए प्रोडक्ट्स अप्रूव हो रहे हैं, तो फ्यूचर जो है वो पास से काफ़ी एक्साइटिंग दिखाई दे रहा है। तो हम बिना गाइडेंस के इस टाइम तो इतना ज़रूर कह सकते हैं कि आने वाले जो साल है वो पिछले जो साल थे उससे कई ज़्यादा एक्साइटिंग रहेंगे। जी बिल्कुल श्रेयस जी, इंसुलिन मार्केट को लेके यूएस में जो है बहुत बुलिशनेस देखने मिल रही है। आपका कंपनी का भी जो है टाइप से फेज आउट प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, और एक पार्टनर आपने किया यूएस बेस की कंपनी जो है, इसका नाम है सिविका। अब ये अफोर्डेबल एक्सेस जो इंसुलिन के लिए और ये जो मार्केट है यूएस खोलने के लिए, इस पे जो है पूरे जो है एनालिस्ट कम्युनिटी की नज़र है, हमारी भी नज़र है। क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको देखने मिल रही है इस टाइप के साथ? इंसुलिन कितना बड़ा हो सकता है आपके जेवी पार्टनर के साथ यूएस मार्केट में? तो कितना बड़ा मार्केट है, कितना यहाँ पे गाइडेंस या ग्रोथ लगता है आपको? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए क्योंकि इंसुलिन ना कि सिर्फ एक ड्रग है, बट एक लाइफ सेविंग ड्रग है, जो डायबिटीज जैसे एक पैंडेमिक को ट्रीट करता है। डायबिटीज एक साइलेंट किलर है, और इंसुलिन एक ऐसी दवा है जो हमें हमेशा हम इसके ऊपर कमिटेड रहे हैं। हमने इस प्रोडक्ट को 2004 में लॉन्च किया था, तो 20 साल से ज़्यादा हम इस प्रोडक्ट को बनाते हैं। 80 से ज़्यादा कंट्रीज में हम इसको बेचते हैं। हम इंसुलिन की तरफ काफ़ी ज़्यादा कमिटेड है, क्योंकि हम जानते हैं ये एक लाइफ सेविंग ड्रग है, और इसको बनाना हम अपना नॉट जस्ट प्रॉफिटेबल मोटिव सोचते हैं, बट एक ह्यूमैनिटेरियन कॉज भी समझते हैं। जैसे कि आपने कहा कि कई इनोवेटर कंपनीज हाल में हमें दिखाई दे रहा है कि कुछ कंट्रीज से सिलेक्टिवली वो अपना प्रोडक्ट विड्रॉ करी है। उनकी कोई स्ट्रेटजी होगी, हो सकता है उनके पास नया प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होगा जो ज़्यादा रिम्यूनरेटिव या ज़्यादा फायदेमंद हो, तो जिस वजह से उन्होंने रीपर्पस किया होगा कुछ। लेकिन हम एक ऐसी कंपनी है जिसमें हमारे पास बायोसिमिलर इंसुलिन भी है, और ये नई आने वाली जनरेशन के GLP-1 GIP-1 प्रोडक्ट्स भी है। लेकिन हम इंसुलिन की ओर काफ़ी कमिटेड है, और हमारा डिमांड जो है वो हमें और भी ज़्यादा बढ़ते दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल श्रेया सर, कंपनी ने एक दवा है जिसका नाम है लिराग्लुटाइड, ये यूके में लॉन्च किया है। अब आगे जाते यूरोपियन मार्केट्स में भी अब आने वाले हैं, और क्या यूएस एफडीए से भी बातचीत चल रही है? ज़रा बताएं। हमने यूके में, तो जैसे आपने सही कहा है, हमने ऑलरेडी इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, और हम यूरोप में भी
लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट काफ़ी नियर टर्म में आपको दिखाई देगा, ये इसका अपटेक। 2025 में हमारी अपेक्षा है कि यूएस एफडीए भी इसको अप्रूव करेगा। हमारी गोल डेट इसी साल में है। हम एजेंसी के साथ में काफ़ी चर्चा में है ताकि ये प्रोडक्ट भी जल्द से जल्द अप्रूव किया जाए। करने के बाद में हम उम्मीद रखते हैं कि इस प्रोडक्ट को भी हम यूएस में जल्दी से ला सकें। इसके अलावा कई और कंट्रीज में भी हमने देखा है कि इसका डिमांड काफ़ी बढ़ते जा रहा है। तो ये प्रोडक्ट हम और भी कंट्रीज में लॉन्च करेंगे सिवाय के यूएस। जी धन्यवाद श्रेयस जी, आपने जो है अपनी कंपनी की गाइडेंस और ग्रोथ आउटलुक और किस तरह चौथे तिमाही की परफॉर्मेंस रही है उसके बारे में हमें बताया। धन्यवाद सर। अब चलते हैं, भारत पाकिस्तान टकराव का असर किस तरह एविएशन सेक्टर में पड़ा है, पूरी डिटेल के साथ द्विवेदी। सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसके मुताबिक ज्यादा पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे सुरक्षा के एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स पे। अब एयरलाइंस ने भी अपने पैसेंजर्स को बोल दिया है कि 3 घंटे पहले आए एयरपोर्ट पे और पूरे सहयोग करें जांच में, सुरक्षा जांच में। यहां तक कि एयरक्राफ्ट में चढ़ने से पहले दोबारा सुरक्षा जांच भी हो रही है। इसलिए एयरलाइंस ने कहा है कि पैसेंजर्स जो हैं, फ्लाइट जो है पहले ही आ जाएं और एयरपोर्ट पे लगभग 3 घंटे पहले आ जाए। अभी ये लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले की मांग होती थी। अगर बात करें पाकिस्तान से बढ़ते हुए तनाव की, उसके बाद एविएशन सेक्टर को झटका लगा है। नो टाइम इशू किया है 24 एयरपोर्ट के लिए। उसकी वजह से इन एयरपोर्ट्स पे फ्लाइटें रद्द कर दी गई हैं। अभी पता नहीं कब चलेंगी और कह सकते हैं कि आने वाले समय में भी एविएशन वर्ल्ड को बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि जब भी कोई ऐसा तनाव की स्थिति आती है, मुसीबत आती है, तो एविएशन वर्ल्ड सबसे पहले ऐसा झटका लेता है। तो इस सब के चलते आकाश एयरलाइन, इंडिगो, एयर इंडिया सबने अपने पैसेंजर्स को सूचित किया है कि 3 घंटे पहले आ जाएं और पूरा सहयोग दें और कड़ी सुरक्षा हो। इसलिए अच्छा है नागरिकों के लिए, पैसेंजर्स के लिए, कि वो अपनी फ्लाइट लेने के लिए टाइम से एयरपोर्ट पे पहुंचे। जी धन्यवाद सुमित। यहाँ पे जो एविएशन सेक्टर पे लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हो रहा है उस पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन ऑफ कोर्स मार्केट्स देखें तो ऑफ कोर्स ब्रॉडर इंडेक्सेस हो या निफ्टी हो, यहाँ पे अभी भी जो है गिरावट देखने मिल रहा है और लाइकली जो है रेंज बाउंड जो है पिछले 1 घंटे से 1.5 घंटे में देखने मिल रहा है। लेकिन मिड कैप मसाला में आज इतना ही। आगे लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन।